नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हालांकि आज भी मैं कल ही की तरह पुरानी तकनीक से जुड़ा हुआ हूं, तो हो सकता है मेरा व्यू कुछ ज्यादा अच्छा ना है, लेकिन जो हमारे पार्टी से पेंट है वो अपने उसी अनुसार नजर आएंगे, जिस अदा में, जिस अंदाज में और जिस रंगत के साथ नजर आते हैं। आज की जो चर्चा का विषय आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको रूबरू करा देता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से अनिल शर्मा जी जुड़े हुए। अनिल शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के पूर्व महामंत्री हैं, मुकेश तंवर जी। मुकेश तंवर जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, यद्यपि पूर्व में मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो कहीं ना कहीं शिवसेना के एक पदाधिकारी रहे, लेकिन अब लंबे अरसे से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भी पदाधिकारी रहा हूं, को प्रस्तुत करते रहे, लेकिन आजाद हिंद सेना में भी इनकी एक अलग पहचान है। आप तीनों महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। मौसम आपको मालूम है, ताउते तूफान के कारण आज सब जगह बारिश है। मुंबई से लेकर क्या गुजरात और क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, बारिश अपना कहर लगभग बरपा रही है तरीके से, अगर मैं कहूं इस विषय को लेकर। पर उसी प्रकार जो कहर बरपाया, वो चर्चाएं भी कहीं ना कहीं, और विशेष रूप से जो राजनीतिज्ञ होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा इशू जरूर छोड़ देते हैं। अब अगर कोई कहे इस विषय को कि नहीं वो अनजाने में हो जाता है, वास्तविकता तो ये है कि अनजाने में नहीं होता, जानबूझकर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है या इस प्रकार के शब्दों को बोल दिया जाता है कि बाद में लोग उनको चर्चा में बनाए रखें, क्योंकि राजनीतिज्ञ के लिए सबसे बड़ी बात तो चर्चा में बने रहना होता है ना। और कहा भी गया है कि जो दिखता है वो बिकता है। चलिए आज की चर्चा, आपको मालूम है नितिन गडकरी साहब का कल का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में चला आ रहा कल से। उन्होंने जो कहा था, हालांकि वो स्वराज इंडिया की एक मीटिंग के अंदर गए थे, और स्वराज इंडिया की मीटिंग के अंदर उन्होंने कह दिया वही जो कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए कि भाई क्योंकि इस समय डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और उसके कारण जो अफरा तफरी मचती है, उसके लिए बेहतर होगा कि भाई और भी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएं, और उसके लिए बाकायदा रॉयल्टी वसूली जाए, 10% रॉयल्टी रखी जाए या जो भी है, ताकि उत्पादन तेजी से बढ़ सके। हालांकि वो जब उस मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, उस समय जो मनसुख मांडविया जी थे, जो कि फर्टिलाइजर और केमिकल मिनिस्टर हैं, उनसे रूबरू हो रहे थे। और आपको यह भी मालूम है कि जब इसको बहुत ज्यादा तूल पकड़ा और विपक्षी दलों ने इस चीज को हाथों हाथ लपका, तब उसके बाद अब उन्होंने कहा नहीं, मुझे पहले नहीं मालूम था कि गवर्नमेंट इस चीज को प्रारंभ कर चुकी है। और मनसुख भाई ने बताया कि 12 कंपनियों को और दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस या अनुमति दी जा चुकी है, इस प्रकार की चीजें। अब प्रश्न फिर वही उठता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मनसुख भाई को सारी चीजें पहले पता थी, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, तो मनसुख भाई चाहते तो उस मीटिंग के अंदर भी बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन कहा ना, जो दिखता है वो बिकता है। चर्चा में बने रहने का अंदाज, वास्तविकता तो ये है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से ऊपर किसी को नहीं चाहता। अब लेकिन जो समस्या प्रारंभ होती है, जो चर्चा प्रारंभ होती है, जो कंट्रोवर्सी प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ होती है कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक सप्ताह पहले, लगभग एक सप्ताह पहले यही कुछ कहा था। मुकेश तंवर जी क्या कहें? नाना तुम्ही से कर बैठे या कि नहीं, हमें तो आपकी माननी ही नहीं, क्या कहेंगे मुकेश तंवर जी? पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि आप उस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो पहली प्रतिक्रिया मुकेश तंवर जी की। मेरा सिर्फ एक निवेदन है अपने सभी प्रतिभागियों से, वो ये है कि क्योंकि जब हम यहाँ से बोल रहे हो तो और एक दूसरे के पास आवाज जाने में 3 से 4 सेकंड का गैप आ जाता है, तो बेहतर ये हो कि जब तक एक व्यक्ति बोल रहा हो हम सुने तो ज्यादा अच्छा। बारी बारी से सभी का नंबर आएगा। अगले 25 मिनट अनवरत चर्चा सहभागियों के साथ। मुकेश तंवर। कुलदीप जी, जहां तक बात अरविंद केजरीवाल जी की, मैं पहले शुरू करता हूं, क्योंकि प्रश्न दिल्ली में हमारा निवास स्थान है, तो दिल्ली से हमें स्टार्ट करना चाहिए। केजरीवाल जी का प्रश्न ये नहीं था कि निजी कंपनियों को या अन्य कंपनियों को निर्माण करने की परमिशन दी जाए। उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि वो फॉर्मूला सार्वजनिक किया जाए।
उनकी जो मांग है वो बड़ी विचित्र किस्म की होती है। मैं मतलब राजनीतिक दल जो है अलग है और विचारधारा अलग है इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो बड़ी क्षीण मानसिकता है। वो कहीं ना कहीं देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगाने में कोई संकोच या कोई गुरेज नहीं करते, जितना मैं आज तक उनको समझ पाया हूँ। दूसरी बात ये कि गडकरी जी का जो बयान था उसको विपक्ष ने किस तरह से तोड़ मरोड़ के उसको आगे लिया। गडकरी जी का ये कहना था कि आज क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व का दूसरा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान के अंदर 134-135 करोड़ जनसंख्या है, और जब चूंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद में एक्सपायरी जो डेट है वो बड़ी शॉर्ट पीरियड की है, तो जब ये हिंदुस्तान में लगने चाहिए थे तब इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने देश की जनता को भ्रमित किया, ये कहकर कि इससे तो कुछ ना कुछ शरीर में नुकसान होगा, मर भी सकता है, क्योंकि ऐसी धारणा एक बार अफवाह के रूप में जब फैल जाती है तो कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई बड़ी जल्दी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कोई छोटी झूठी बात बड़ी तेजी से फैलती है और सच्ची बात को बताने में व्यक्ति को या समाज को पूरा जोर लगाना पड़ता है। अब उसका दूसरा रूप ये आता है कि जिस वक्त में मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी और साथ में हैदराबाद के जो शांति दूत हैं, वो नाम तो मैं क्या लूंगा उनका, उन लोगों ने, टिकैत जी, ये कुछ ऐसी शख्सियत, ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने जनता को भ्रमित किया, और भ्रमित करने के बाद में चूंकि उस वक्त कोरोना की जो लहर थी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर थी, और मोदी जी ये चाहते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कि ये जो हमने वैक्सीन बनाई है ये प्रत्येक नागरिक को पहले लगे, ये कवच के रूप में उसको धारण करनी मुकेश जी, हम शायद फ्लैशबैक में जा रहे हैं। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, गडकरी जी ने चर्चा की है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, अगर हम लौट आए तो ज्यादा बेहतर है। मुकेश मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब जहां तक बात है, गडकरी जी ने जो कहा कि भाई हमें और जो कंपनियां हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहिए, मेरे ख्याल से अगर उन्होंने ये बात बोली है तो वो भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और मुझसे बहुत ज्यादा तजुर्बेकार है, तो कहीं ना कहीं आज जो अफरा तफरी मची हुई है देश में वैक्सीन को लेके, चाहे कोविशील्ड को है, कोविशील्ड के बारे में भी तरह तरह की बातें की गई, कोवैक्सीन के बारे में अलग बात की गई, क्योंकि कोविशील्ड के बारे में ये चर्चा की गई कि इसको लगवाएंगे तो मर जाएंगे। अब क्योंकि डिमांड और सप्लाई की बात है, अब डिमांड एक लिमिट है, एक क्षमता होती है किसी भी नहीं, वो सारी बातें ठीक है मुकेश जी, प्रश्न ये है कि पहले जब और लोगों ने कहा तब सजेशन नहीं माने, बाद में मान लिए जाते हैं, वही चीजों को फॉलो किया जाता है। मैं आऊंगा अगली प्रतिक्रिया पे। मैं आम आदमी पार्टी से अनिल शर्मा जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अनिल शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अनिल शर्मा जी नमस्कार भारद्वाज जी। जी नमस्कार जी। आज से 1 वीक पहले हमारे सीएम केजरीवाल जी ने सेम यही क्वेश्चन किया था कि जो वैक्सीन की कुछ कंपनियां हैं, अगर उन कंपनियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ पे जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन उस चीज का उन्होंने मजाक उड़ाया। आज मैं आपसे बता देना चाह रहा हूँ, कुछ दिन पहले पीपी जो किट आई थी उसको बनाने के लिए 2 या 3 कंपनियां ही काम कर रही थी, लेकिन आज सैकड़ों कंपनियां काम कर रही है, तो पीपी किट हमें आज बड़ी आसानी से मिल रही है। यही एक एग्जांपल देकर के केजरीवाल जी ने कहा था। लेकिन हमारे मीनाक्षी लेखी आप अपनी जानकारी थोड़ा दुरुस्त करें अनिल जी। केजरीवाल जी ने एक बार वो बोल रहे मुकेश जी, अगले राउंड में आप बिल्कुल सारे क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। जी अच्छा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इकट्ठे कर लीजिएगा, फिर साथ में आप उत्तर दीजिएगा। जी अनिल जी बोलिए। मैं सहमत हूं जी। हमारे जो सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने उनके ऊपर मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला आप आईआईटी के फर्जीवाड़े से घुसे हुए हैं, आपने जॉब ऐसे आसानी से नहीं मिली। ऐसे तुच्छ और छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। वो बहुत बड़े लेवल पे मीनाक्षी जी बैठी हुई है।
उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का एक एग्जाम्पल दिया, मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन नहीं बनती। बिल्कुल ये सबको पता है कि मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने इसे कहने की क्या जरूरत पड़ी। इसके अलावा मीनाक्षी जी ने कहा कि आपके ये जो वायरस जो कंपनी है, जो वैक्सीन का जो वायरस बनाने की जो कंपनी है, उसी कंपनियों को इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर देश की समस्या को देखते हुए कुछ अलग कंपनियों को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, ये प्रधानमंत्री का राइट है। केजरीवाल जी ने जस्ट इनके एक सजेशन दिया था, लेकिन उन्होंने सजेशन को एक मजाक बना के रख दिया। अब सेम वही चीज हमारे केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी ने इस बात को रखा है कि कुछ कंपनियां बढ़ाई जाए, तो इस पे बीजेपी वाले अब क्या कहेंगे? चलिए अनिल जी, अब मैं हरगोविंद अरोड़ा जी आपसे पूछना चाहूंगा। आपने इन दोनों को मुझसे बेहतर तरीके से सुना होगा, क्योंकि किन्हीं कारणों से मैं प्रॉपर पूरी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं सिस्टम में। मैं शुरुआत में थोड़ी सी चूक कोशिश कर रहा हूं ठीक कराने की। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपने दोनों लोगों को सुना, मुकेश तंवर जी को भी सुना जो भारतीय जनता पार्टी से हैं गडकरी जी के संदर्भ में, और उनका पक्ष भी सुना आपने आम आदमी पार्टी का अनिल शर्मा जी का। अब आपका पक्ष क्या है अरोड़ा साहब, आप बताएं। देखिए जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि गडकरी जी का मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत आदर करता हूं, क्योंकि भारत में केवल तो नहीं, बहुत से मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नितिन गडकरी जी स्वयं और उनका मंत्रालय काम करके दिखा रहा है, ना कि लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें करके। मेरा परिचय गडकरी जी से कई वर्ष पूर्व लोकसभा स्पीकर पूर्व में जो मनोज जोशी जी रहे, उनके निवास पे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने करवाया था। तो मैं मिला और मैं इनका आदर अच्छे से करता हूं, तो मैं उस पर कोई आलोचना या व्यंग नहीं कर रहा। लेकिन पार्टी के एक इतने कद्दावर नेता आदरणीय गडकरी जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संघ की चॉइस रहे हैं, कार्यकर्ताओं में एक मान्य नेता रहे हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया। तो अब ये सुझाव जब तक कोई विपक्षी दल दे रहे थे, तो टेलीविजन से संबंधित कोई पात्र हैं, उन्होंने इतना उनकी आलोचना कर दी, इतना हो हल्ला मचा दिया कि जैसे उन्होंने कोई राष्ट्रद्रोह कर दिया हो। अरे साहब, किसी की भी बात सुन लेने में राजतंत्र में, लोकतंत्र में कोई आपत्ति नहीं होती। उन लोगों ने भी यही कहा था कि वैक्सीन बनाने के लिए कंपनियां और लाई जाएं। अब नौलखा साबुन बनाने वालों को तो वो दे ना दी जाती, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि दवाई बनाने वाली किसी बड़ी कंपनी को दी जाती, जो जिम्मेवार कंपनी होती। और दूसरा, ध्यान थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, अटल जी विपक्ष में थे, तो क्या वो अटल जी की राय नहीं मानती थी? क्या उनका सम्मान नहीं करती थी? और ये तो जग जाहिर है कि नरसिम्हा राव जब अपनी अल्पमत की सरकार थी, वो स्वयं बोलते थे कि मैंने अटल जी के मार्गदर्शन लेकर उसको 5 साल चलाया, और उन्होंने जब विश्व के पटल पर भारत की बात रखने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, तो उन्होंने अटल जी को भेजा। तो ये लोकतंत्र में यदि हम देश के लिए कोई काम करते हैं, देश के लिए काम करने की सारी जिम्मेवारी केवल सरकारों की नहीं होती। विपक्षी दल या कोई भी दल, वो भी जनता के हित की तो बात करते हैं, तो उसको सुन लेने में या मान लेने में क्या हर्ज है। अब गडकरी जी ने ये प्रश्न कहा, अब देखते हैं कि कल कोई टेलीविजन से संबंधित कोई पात्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी भी आलोचना करते हैं या नहीं। क्योंकि मेरा दुख केवल इसी बात पर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना कि सामने वाले पे तंज कसना। कम से कम ये तो देखो आप, मैंने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, ना मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना मैं उनकी विचारधारा से कोई इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि दिल्ली की जनता ने जिस व्यक्ति को इतने भारी बहुमत से चुनकर भेजा है, तो जनता के मत का तो आदर कीजिए साहब, लोकतंत्र में, राजतंत्र में। ठीक है, मुकेश जी से जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी, आप ही बोले। जहां तक मैंने अभी अपने साथी मित्रों को सुना, अभी केजरीवाल जी की भी बड़ी तारीफ की गई दोनों तरफ से कि उनको बड़ा सम्मान मिला और बड़ा ही उनको। नहीं, मैंने केजरीवाल जी की तारीफ नहीं की है जी, नहीं मैंने जनता की तारीफ की है। नहीं, आप पहले थोड़ा नहीं, जनता ने आपको बहुमत से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा हूं, लगभग 25 वर्ष मैंने भाजपा के लिए काम किया है। लेकिन एक निवेदन मेरा छोटा सा, ये सुन लिए, भारतीय जनसंघ के टाइम से दिल्ली जो बीजेपी का गढ़ थी, आज 25 वर्ष से वो
सत्ता के लिए पार्टी निगाहें डालकर बैठी है? क्यों? चलिए जनता की नहीं, वो आप विषय से भटक गए। उस विषय में यदि फ्री का पानी बांटने की जो व्यवस्था, नहीं, हमें पानी फ्री नहीं मिलता जी। मैं पानी का 550 रुपए का बिल दे देता हूँ। प्लीज आप हर बात को फ्री में मिलाकर अपने नहीं, आप कटाक्ष ना करें। आप सुनने की क्षमता रखें। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, आपका स्वागत है। उपाध्यक्ष रहे हैं, आप विभिन्न पदों पे रहे हैं, आपका स्वागत है। आप मेरी विचारधारा से या पूर्व में जुड़े रहे, उसका भी स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार की अभी आपने बातें बोली, उस बात को अब आप सुने, उसका जवाब। आपने नरसिम्हा राव जी की बात करी, वो बड़ा स्वस्थ माहौल होता था जब विपक्ष की लोग आदर करते थे। ऐसे ही जब अटल जी, आज माहौल स्वस्थ नहीं है कि विपक्ष का आदर किया जाए, ये आप मानते हैं ना? ठीक है, धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ धन्यवाद क्यों कहा। आपके धन्यवाद का भी आंसर देता हूँ मैं। अभी आप प्रश्न पूरा आपने किया, मैं उसको उत्तर दे दूं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोलता है आप हमें उसका सबूत दीजिए। क्यों भाई, क्यों दीजिए आपको सबूत? आप देश से ऊपर है क्या? आप संविधान से ऊपर है क्या? दूसरी बात सुनिए, पहले सुनिए, बाद में आप अपने विचार रखिएगा। बाद में विचार रखिएगा। केजरीवाल जी ने अपनी बात ये कहकर शुरू की कि जी हम नहीं मानते इसको कि ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जिस वक्त वैक्सीन बनी, उसकी विश्वसनीयता के ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपको अपने वैज्ञानिक पर भी भरोसा नहीं है, आपको अपनी सेना पे भी भरोसा नहीं है, आपको देश के प्रधानमंत्री पे भी भरोसा नहीं है। मैंने केजरीवाल जी के जो प्रवक्ता हैं उनसे निवेदन किया था कि वो एक बार जरा जाएं और शमशान घाटों का चक्कर लगा के आए। वास्तविकता पता लग जाएगी उनको। ऑक्सीजन की जिस प्रकार से उन्होंने धांधलियां करी और जिस प्रकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार से गायब हुए, और साथ सुनिए और जहां तक और आपके ताहिर हुसैन जी जिनके पास में 550 से अधिक 700 से अधिक जो है सिलेंडर बरामद हुए, तो ये इमरान हुसैन कह लीजिए आपका अरे सुनिए, आपके विधायक ने खड़े होके शोएब इकबाल ने कहा है बटिया महल से क्या दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आप पता नहीं किस चीज का जो गुमान कर फिर रहे हैं। आपका विधायक बोल रहा है, प्रेस आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है, प्रिंट मीडिया के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। मुकेश जी वो छोड़िए आप उस बात को। मुकेश जी उनको छोड़िए। मेरा मुकेश जी एक सेकंड के लिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुकेश जी प्रश्न ये, जहां तक आपने शमशान घाटों की या जो भी चर्चा करी, दिल्ली छोड़िए, वो कहीं चले जाइए, उत्तर प्रदेश में क्या हालात है शमशान घाटों के, किसी से छिपे नहीं है। बात मेरा प्रश्न इसका नहीं है। हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो विषय हमारा ये है कि अगर केजरीवाल ने भी अब से पहले यही बात कही थी, तब संबित पात्रा और बाकी लोग विरोध कर रहे थे। आखिर नितिन गडकरी ने भी तो वही बात कही ना। प्रश्न तो ये कि अगर आप किसी ने मान लिया, एक चीज और जोड़ दूं फिर आप जवाब दीजिए। एक सेकंड। जी। दूसरी चीज आपको भी ध्यान होगा, 18 अप्रैल को मनमोहन सिंह ने भी वही पत्र लिखा था कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लेकर, तब नहीं मानी, हर्षवर्धन जी ने उनका मजाक उड़ा लिया। तो प्रश्न ये कि सलाह तो कहीं से भी ले ली जाए। रामायण में भी कहा कि निंदक निर्णय राखिए, तो कम से कम अगर उस चीज को पहले कर लिया तो शायद कुछ और लोगों की जान बच जाती। प्रश्न ये है मुकेश जी, अब बोले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात। अरोड़ा जी अगर इस दवाई की विश्वसनीयता के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता तो शायद इतनी मौतें ना होती जी। एक वजह ये भी है, इसको भी विपक्ष को मानना चाहिए। आज इजराइल के अंदर पूरा विपक्ष उस देश के साथ खड़ा है। उसने कहा जो हम पे उंगली उठाएगा हम ठोक देंगे। और यहाँ विपक्ष क्या करता है, वो आप तो पत्रकारिता में है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। वो खड़े होकर अपने देश की मुखालफत करते हैं। वो पाकिस्तान की मीडिया इस बात के लिए अप्रिशिएट करती है कांग्रेस को, आम पार्टी को। अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आता हूँ। अरोड़ा जी बोलिए। अरोड़ा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब आ गई जी? हाँ अब आ गई। फिर गई नहीं, फिर गई।
चलिए आप आवाज ठीक कीजिए तब तक। अनिल जी आपने पूरी बात सुनी मुकेश जी की, आज मैं आ गई, आप लोगों को अपने ज्ञानवर्धन बैठा हुआ हूँ जी। जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बोलिए बोलिए। हेलो जी जी। अब ये इजराइल का बड़ा अच्छा वो रहा प्रश्न। हम जिस विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, जिसके लिए हमने काम किया, हम इजराइल को हमेशा अपना आदर्श मानते रहे। लेकिन वो क्यों मानते रहे? कि उसने फिलिस्तीन के छक्के छुड़ा दिए। अरे साहब, फिलिस्तीन और इजराइल का क्या मुकाबला? फिलिस्तीन के पास तो अपनी सेना ही नहीं है, वो तो हमास के कुछ गुटों पर निर्भर है। लेकिन इजराइल से हमने ये नहीं सीखा कि वो कोरोना मुक्त राष्ट्र हो गया। नहीं आप बात तो मैं विपक्ष की सुन लीजिए। नहीं वो विपक्ष पहले सुन लीजिए, पहले लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। सुन लीजिए थोड़ी सी। इजराइल से हमने ये तो सीख लिया कि हम ठोकेंगे। उसने वैक्सीन ठोक दी, सारे नागरिक कोरोना, पूरे देश में 100% टीकाकरण कर दिया, कोरोना मुक्त राष्ट्र हो गया। वो हमने इजराइल से नहीं सीखा। उसने अपने टीक अब साहब उसकी जनसंख्या में भी नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक आप मारुति अच्छा, उसके सांसद कितने हैं? नहीं एक मिनट। अच्छा चलो मैं आपको हवाई जहाज की बात कर देता हूँ। आपके सांसद कितने और उनके कितने हैं? नहीं कितने बताओ ना जी, आप बताएं कितने हैं? हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 545 सांसद है अपने पास। इतने उनके पास है? नहीं है। हमारे पास आर्मी कितनी है? हमारे पास आर्मी कितनी है? इजराइल में केवल 2.5 लाख सैनिक और वहां की 90 लाख की आबादी, 95 लाख की आबादी में 30 लाख नागरिक। हम इजराइल करते हैं, उससे ये तो सीखें कि उसने कोरोना से मुक्ति कैसे पाई। बस हम ठोक देंगे, हम ठोक देंगे। 134 करोड़ की संख्या को आप कुछ मान ही नहीं रहे। किसको ठोकेंगे? अच्छा चलो, अरे जनाब मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ कि इजराइल में वहां की आबादी कम है, 134 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन करना आप आसान समझ रहे हैं? आधे यूरोप में कितने देश हैं? और शुरू में आपने विश्व सत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आप उस बात को नहीं देख रहे। हमने टीके पर या प्रधानमंत्री की नियत पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। दोनों पे लगाया। पूर्व में देखिए, आप मेरा एक भी शब्द ले। मुख्यमंत्री, आम पार्टी का मुख्यमंत्री आम आदमी से पूछे। सुनिए, टुकड़ा आप उनसे पूछिए, JNU के जितने PhD करे हुए लोग हैं, अब JNU कहां से आ गया? अपनी नाकामी छुपाने के लिए JNU को ले, अपनी नाकामी तो वो नहीं मांग रहे थे। सुन लीजिए। इजराइल ने फिलिस्तीन को मुफ्त में टीके नहीं बांटे थे, वो उसका शत्रु राष्ट्र है। हमने पाकिस्तान को बांट दिए कि ले भाई टीके लगाओ, जब हम हार जाएंगे तो तू पटाखे बजा लियो। इजराइल ने किसी शत्रु राष्ट्र को मुफ्त में टीके नहीं बांटे थे। अब आप इस पे कुछ कहेंगे, लेकिन चुप। अब आप इसको कहीं ले जाओ। नहीं आपने हिंदुस्तान ने मुफ्त में बांट दिए टीके। अध्ययन करके आइए ना। अरे साहब, आप अध्ययन करके आइए। मैं यहाँ बैठा हूँ, पाकिस्तान, आप विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं। मेरी आपसे व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। मैं हम दोनों ही भारत माता की संतान हैं। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि इजराइल ने कितने टीके फिलिस्तीन को फ्री में दिए? बता दीजिए। चलो, फिलिस्तीन को देश ही नहीं मान रहे। आप दोनों को अभी तो आपने फिलिस्तीन को देश ही नहीं मान रहे। सर प्लीज अनिल शर्मा से पूछ लेता हूं। अनिल शर्मा जी, एक सीधी सी बात बताइए। आपको उप मुख्यमंत्री ने आज एक आरोप लगाया है और बात मेरी वहीं जुड़ी हो, क्यों हम कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं मुद्दों को से थोड़ा सा भटकते। बात ये थी कि जो बात नितिन गडकरी ने कल कही थी और वो बात अरविंद केजरीवाल ने भी पहले कही थी। अब आपने आरोप लगाया कि पहले जब मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग ली जा रही थी, उस समय जब वो लाइव करा दी थी अरविंद केजरीवाल ने, तब तो उसको प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया था। लेकिन कल जब डीएम के साथ उनकी मीटिंग थी, उसका लाइव प्रसारण किया गया था। बात यह है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, यही बात है? या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जानबूझकर इस खेल में अपने आप को रेस में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई इसी प्रकार का तुलना छोड़ती रहती है? आपसे पहले ये बात तो उन्होंने भी कही थी, आपने तब क्यों नहीं मानी? आपसे पहले तो मनमोहन सिंह ने बोल दिया था इस बात के लिए, 18 अप्रैल को इन्होंने बोल दिया था। क्या कहेंगे आप अनिल शर्मा जी? भारद्वाज जी, देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था इसके बारे में, और जब पीएम साहब मीटिंग ले रहे थे मुख्यमंत्रियों की, उस टाइम केजरीवाल जी ने अपनी गलती मान ली थी
ऐसे देश के सबसे पहले एक मुख्यमंत्री है जो जिन्होंने अपनी गलती की और अपनी स्वीकार की। नहीं, क्यों गलती मान ली? अगर आपने, मैं ऐसा आपको रोक रहा हूँ अनिल जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, क्यों गलती आपने मान ली? मुझे ये बताया ना। जब कल जो मीटिंग हुई डीएम के साथ, अब आपके वो तो कह रहे हैं कि भाई जब ये लाइव करी तो हमें कैसे मालूम चले कौन सी ठीक है। फिर उस समय गलती क्यों मान ली? गलती मान ली उन्होंने लोगों की सहानुभूति लेने के लिए गलती मान ली क्या? क्या आपको नहीं लगता कि वो वहां पर गलती मानना लाइव प्रसारण में उनके लिए उलट पड़ गया, वो अरविंद केजरीवाल के लिए? उस टाइम देश बड़ी समस्याओं में उलझा हुआ है हमारा अरे देश। टीके पर आओ ना साहब, पहले टीके का उत्पादन बढ़ना चाहिए या नहीं? एक मिनट जी अनिल जी बोलिए। केजरीवाल जी का मेन सोच ये थी, हम ज्यादा लफड़े में न पड़ करके हम जनता की सेवा करें। अगर मैं ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इससे गलती नहीं मानूंगा, तो इस मैटर को ज्यादा खींचेंगे और हम जनता की तरफ से ध्यान हमारा नहीं जाएगा। चलिए मैं मुकेश जी आपके पास आता हूं। मैं बिल्कुल आखिरी दौर में चलना शुरू हो गया। मुकेश जी, मेरा प्रश्न आपसे है, वो ये है कि अपने आपके एक प्रवक्ता है संबित पात्रा, ठीक है साहब, वो आपको नहीं लगता, और मैं इसी विषय से जोड़ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि वो कुछ बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं? जैसे जब ममता बनर्जी का जब रिजल्ट आ ही रहे थे, पश्चिम बंगाल के, सॉरी ममता बनर्जी नहीं, तब उन्होंने सुबह सुबह कह दिया कि प्रशांत किशोर की तो नौकरी गई। अब इसी प्रकार जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई और भी कंपनियों को लाइसेंस दे दिए जाए, रॉयल्टी दिलाई जाए उन कंपनियों को, तब कुछ ज्यादा जल्दी में आ गए ये संबित पात्रा, और कहीं ना कहीं रिएक्ट ये कुछ ज्यादा जल्दी कर जाते हैं। और भी तो आपके पास प्रवक्ता हैं, आपने उनको भी सुना होगा, सुधांशु त्रिवेदी को, ये कुछ ज्यादा उतावलेपन में आ जाते हैं। आपको नहीं भाषा की मर्यादा भी नहीं रखते, कंट्रोल होता है, उसको भरना बड़ा भारी पड़ जाता है संबित पात्रा। बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा। मैं जरा मुकेश जी से बात करूं। जी मुकेश जी, ऐसा है, ये मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं जो है मैं जरूर सहमत हूं कि जल्दबाजी में दिया गया बयान या जल्दबाजी में कोई किसी बात का दिया गया जवाब ठीक नहीं होता जब तक उसका पूर्ण रूप सामने ना आ जाए। जहां तक बात संबित जी की बात है, वो बड़े वरिष्ठ हैं और मेरे बड़े अजीज हैं। मतलब आपके लहजे से लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस बात से आहत तो हैं कि अगर थोड़ा संभाल कर जबान संभाल के, मैंने उदाहरण दिया, सुधांशु त्रिवेदी जिस समय बोलते हैं गरिमा के साथ बोलते हैं जी, कोई भी शब्द अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए और पार्टी की गरिमा का भविष्य में, और संगठन के, बिल्कुल आपकी बात से मैं यहाँ भी और पार्टी की गरिमा का भी, जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमारा जो दिया गया वक्तव्य है वो संगठन के विरोध में ना आए और कुछ ऐसा ना हो कि जिसके लिए बाद में हमें क्षमा याचना करनी पड़े। दूसरी बात ये, अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक बात है, देखिए मैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे भी मुख्यमंत्री, क्योंकि जब विधायक जब तक पार्टी का होता है, जब तक वो चुनाव लड़ रहा होता है, जब वो जीत जाता है तो वो प्रत्येक जनता का है, प्रत्येक नागरिक का है। मैं एक और जोड़ते चलिए, आखिरी समय के दौर में उस समय एक और जोड़ते चलिए, आज प्रधानमंत्री ने गुजरात का दौरा किया, जो ताऊ के तूफान था उसके कारण, ताऊ के तूफान जिसके कारण जो भी वहां नुकसान हुआ, और 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा भी करी है उन्होंने। अब मांग ये उठ रही है की तरफ से, संजय राउत ने भी ये कहा है कि भाई आपने गुजरात का दौरा तो कर लिया, महाराष्ट्र का क्यों नहीं? तो क्या एक प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के भेदभाव ठीक लगते हैं? आप जवाब दीजिए, फिर मैं हरगोविंद अरोड़ा जी से क्लोजिंग रिमार्क। देखिए संजय राउत जी की और शिवसेना की जो सरकार जिस प्रकार का वहां पे, मुझे ये बताइए क्या नहीं जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को? मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास में बहुत काम होते हैं, और जहां तक बात है, अगर उन्होंने उसको आज लैप्स किया है तो हो सकता है उनका कल का दौरा बने वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के लिए महाराष्ट्र अलग है, दिल्ली अलग है और गुजरात अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, हरगोविंद अरोड़ा जी प्लीज। जी, एक तो बात अभी ये कहूंगा, जैसे शिवसेना की अभी बंधुवर ने आलोचना की, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीएमसी में शिवसेना के महापौर को भाजपा का समर्थन है जी। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा जी प्रधानमंत्री के पास समय की कमी थी, वहां से 40 मिनट और लगते, लेकिन वो नहीं, अब अगला दिन पूरा खराब कर सकते हैं।
मेरा इस सारी बहस लप्पो आपके कोई भाई साहब देखो बीच में इंटरप्ट ना करें। देखिए नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए प्लीज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं मैं प्रधानमंत्री से नहीं कर रहा प्रश्न, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। मैंने नहीं भाई साहब प्लीज आप बोलिए प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए सुनिए अरोड़ा जी जल्दी, मैंने भाई साहब के प्रश्न का उत्तर दिया, प्रधानमंत्री की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। ये इनकी अच्छा सारी बातें छोड़कर मेरा हाथ जोड़ के देश का नागरिक होने के नाते ये निवेदन है कि आदरणीय गडकरी जी की या किसी भी व्यक्ति की जो भी अच्छी बात है उससे मानकर टीके का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि देश के अंतिम व्यक्ति तक को जल्द से जल्द टीकाकरण हो। हम मिलकर इस महामारी से लड़ें, आपस में ना लड़ें, महामारी से लड़ें। क्यों? क्योंकि अगर एक भी वायरस रह गया तो वो सारे गुलिस्तान को बर्बाद कर देगा। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। वास्तविकता तो यह है कि मैं प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहा था, बहुत कम आप लोगों की आवाज आ रही थी क्योंकि मैंने कल से पुरानी तकनीक पे चला हुआ और कुछ शुरुआत में मैं नेचुरली गलती कर गया, मैं बीच में उसको छेड़ना नहीं चाहता था कार्यक्रम को, लेकिन आप लोगों की आवाज दस्तूर जिस प्रकार आपने बोला वही सब कुछ आएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप भी बोले, मुझे भी आपको कुछ सुनने का मौका मिला और ज्ञान प्राप्त हुआ। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और उसी नोट के साथ फिर से मुकेश जी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। धन्यवाद मुकेश जी आपका बहुत बहुत। हरगोविंद अरोड़ा जी और अनिल शर्मा जी आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।